ठीक, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। तो ये क्वेश्चन को खुद से बनाओ। बाकी लोग से हो गया? ठीक है। ये क्वेश्चन को करते हैं। A pack of cards is counted with face downward. It is found out that one card is missing. One card is drawn and it is found out to be red. Find the probability that the missing card is red. ठीक है, वही बात है, नया कुछ भी नहीं है, हमेशा वही चीज होते रहेगा। करके देखो, एक बार ट्राई करो, 2 मिनट। करो, इसको ट्राई करो। ठीक है, आंसर देख लो एक बार।
25/51। फिर क्वेश्चन देखते रहो, निकालो जल्दी से। हो गया। चलो देखते हैं। देखो फाइनली क्या है, फाइनली इट इज फाउंड कि वो रेड है। हाँ देखो, फाइनली क्या हुआ, देखो क्या हुआ, कुछ कार्ड रखे हुए थे, कुछ मतलब कितने कार्ड रखे होंगे, 52 कार्ड रखे होंगे, लेकिन वो 52 के 52 कार्ड नीचे देख रहे हैं, नीचे की तरफ। तुम्हें सिर्फ टॉप में उनका कवर दिख रहा है, ठीक है। और वो गिनते गया ना वो आदमी, तो उसने देखा कि कार्ड 52 नहीं है, कार्ड 51 निकला उसके पास से। समझ रहे हो, उसने गिना तो क्या निकला, 51 कार्ड निकला। तो अब इसका मतलब यही है कि एक कार्ड मिसिंग है ना, तभी 51 निकला। अब 1 कार्ड इज ड्रॉन, मतलब इस 51 में से एक को निकाले और देखे हो कि वो क्या है, ठीक है। तो वो फाउंड आउट हुआ कि ये रेड है। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड इज रेड, जो 52 जो है मिस हुआ है वो भी रेड है, ये बात की क्या प्रोबेबिलिटी है करके, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक ही चीज बार बार करनी होती है यार प्रोबेबिलिटी में। जस्ट मिनट। इट इज फाउंड आउट दैट इट इज रेड, रेड इज ड्रॉन, है ना, रेड इज ड्रॉन फाइनली। तो देखो रेड आने के क्या क्या चांसेस थे, जो मिसिंग वाला है, ठीक है, जो मिसिंग वाला है, या तो वो रेड होता या तो ब्लैक होता, यही दो पाथ हैं जो इससे हम यहां तक पहुंच सकते हैं। तो मिसिंग इज रेड वाले पाथ से यहां तक पहुंचते, मिसिंग इज
ब्लैक, ये वाले पाथ से यहां तक पहुंचते, ठीक है। रेड वाला मिसिंग होता, ये बात की कितनी प्रोबेबिलिटी थी? 1/2, क्योंकि मिस तो कोई भी हो सकता था। ठीक है ना, 1/2। ब्लैक मिसिंग होता, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी थी? 1/2, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पूछा कि रेड मिसिंग है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये बताओ। उसने ये बोला कि अगर ड्रॉन रेड है तो मिसिंग रेड है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। समझ रहे हो? अब अगर रेड मिसिंग होता तो 51 में से, अगर रेड मिसिंग होता तो 25 जो है वो रेड होते और 26 जो है वो ब्लैक होते, ठीक है। तो रेड ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती? 25/26, 25/51, है ना। अब ब्लैक मिस होने की तो 1/2 प्रोबेबिलिटी थी, इस पाथ को चूज करने की ही प्रोबेबिलिटी 1/2 थी इनिशियली, ठीक है। और अगर ब्लैक मिसिंग होता तो 25 ब्लैक रहते और 26 रेड रहते, ठीक है। तब रेड को पिक करने की क्या प्रोबेबिलिटी थी? 26/51, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो यही है कि 1/2 से इतना, 1/2 से इतना, और रेड वाले पाथ का कंट्रीब्यूशन कितना है इसमें? इतना, ठीक है। तो ठीक है, तो 51 जा चुका है, 1/2 जा चुका है, 25/51 आंसर है। सार्थक, निकिता, हर्षिता। इज इट ओके? कुछ क्वेश्चन बनाना, ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन को समझ जाओगे तो बहुत सरल रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, 1 सेकंड में बता दूं, हमारे समय पे एज सच डिस्टिंग्विशेबल नहीं लगता था मुझे जब मैं पढ़ता था। तो अगेन इट्स अ सिंपल कॉमन सेंस कॉमन लॉजिक का क्वेश्चन होता है, ठीक है। बट फिर भी देखते हैं कि क्या बोल रहा है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है ना। क्वेश्चन के थ्रू समझते, देखो। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 7 टाइम्स, a pair of dice is thrown 7 times, find the probability of getting a doublet thrice। ठीक है, 7 बार में, मतलब 7 बार पेयर को फेंक रहे हैं, तो उसमें 3 बार डबलेट आ जाए। डबलेट क्या होता है? 1,1। तो डबलेट एक बार थ्रो करने में प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट क्या रहती है? एक बार पेयर को थ्रो 1 करोगे 6/36, है ना। 1,1, 2,2, 3,3, तो 6/36 एक बार में। तो ऐसा 3 बार मिल जाए बोल रहा है, तो डबलेट, डबलेट, डबलेट और नॉन डबलेट, नॉन डबलेट, नॉन डबलेट, नॉन डबलेट, इसका कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए 7 बार में। समझ रहे हो ना? तो देखो, ये केस कैसे बनेगा? 3 बार ही आए, है ना, 3 ही बार आए। तो डबलेट आएगा 1/6 तरीके से, 1/6 तरीके से, 1/6 तरीके से, और नॉन डबलेट आएगा 5/6 तरीके से, 5/6 तरीके से, 5/6 तरीके से, 5/6 तरीके से। लेकिन इसका कोई भी परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमको चलेगा। समझ रहे हो? मतलब 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई
3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल तरीके से कहीं पे भी रहे ये लोग, चलेगा हमको। ठीक है, ये आंसर है हमारा। ये कैसा भी रहे, कोई भी DNDNDNN कैसा भी बने ऐसा। ठीक है, तो देखो 1/6⁴, 5/6⁴, वो हमारा भी आया 1/6⁴, 5/6⁴। ठीक है, और ये हमारा 35 आना चाहिए। 35 आ रहा है कि नहीं 35 ही है। ठीक है, क्योंकि 7C3 का मतलब ही ये तो होता है। ठीक है, इसलिए एक फॉर्मूला बनाया इन्होंने। NCR हमेशा यही होगा ना, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, और P वाले को जो सक्सेस है, P सक्सेस कहलाता है, Q फेलर कहलाता है। ठीक है, तो P टू द पावर R, अगर R बार सक्सेस हुआ है तो R सक्सेस हुआ है तो, ठीक है, और Q टू द पावर n माइनस R, अगर R बार सक्सेस हुआ है तो n माइनस R बार फेलर हुआ है। इज इट ओके हर्षिता एंड निकिता, समझ रहे होगे? ठीक है, पर्टिकुलर पीएनसी का क्वेश्चन हुआ ना ये, तो मतलब प्रोबेबिलिटी का बहुत ज्यादा नहीं है ना इसमें, फिर भी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम नाम दे दिया तो दे दिया इन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। नीचे वाले क्वेश्चन को देखो, 32 को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। बन गया होगा, बहुत सरल है ना? बाइनोमियल क्यों बोलते हैं? जैसा बाइनोमियल ट्रायल्स भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत बार ट्रायल करते हैं हम लोग, 4 बार थ्रो कर रहे हैं, है ना, बाइनरी रिजल्ट है ऐसा करके सोच सकते हैं। हटाओ बाकी सबको। ठीक है, बर्नौली ट्रायल भी बोलते हैं, देखेंगे आगे जा करके अगर इसमें दिया होगा टर्म तो। बर्नौली ट्रायल, in an examination of 10 multiple choice question, one or more can be correct out of 3 option. वन और मोर कैन बी करेक्ट आउट ऑफ 3 ऑप्शन, मतलब मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है ये। मल्टीपल करेक्ट टाइप, ऑब्जेक्टिव तो है प्लस मल्टीपल करेक्ट टाइप है। अ स्टूडेंट डिसाइड्स टू मार्क द आंसर एट रैंडम, तुक्का मारने वाला आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स एग्जैक्टली 2 क्वेश्चन करेक्ट, 2 क्वेश्चन सही भी हो जाए बोल रहे हैं।
ठीक है ना, 10 क्वेश्चन है और, तो जैसे 3 है तो आंसर की कितने प्रकार से बन सकता है? 3C1 तरीके से, मतलब देखो, एक एक करेक्ट वाले आंसर, या तो ये आंसर हो सकता था, या तो ये आंसर हो सकता था, या तो ये आंसर हो सकता था, ठीक है, या तो ये दोनों आंसर हो सकता था, या तो ये दोनों आंसर हो सकता था, या तो ये दोनों हो सकता था। तो 3 में से दो दो लोग को भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है, या फिर तीनों करेक्ट हो सकता था, तो 3C3। तो 7 कॉम्बिनेशन है ऐसे, 3+1, ठीक है ना, 7 प्रकार के आंसर की बन सकती थी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ओके, याद रखना जब 4 होते हैं ना तो इसका वैल्यू निकाल करके बताओ मेरे को। जब तुम्हारा पेपर होता है तो 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो उसमें एकदम ही तुक्का मार देने की एक ही क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी कितनी है तुम्हारी कि वो करेक्ट हो जाए? इसमें तो कोई भी एक तुक्का मारे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 है, ठीक है, सिर्फ एक वन बाय तुक्का मार। 18 है अपने। 1/18? आर यू श्योर? मेरे हिसाब से 1/18 नहीं होता, अलग होता है। सॉरी सर, 1/18 नहीं होगा, 1/15 होगा। हाँ, 1/15 होगा। तो 6 4 10, 4 14 15 है ना, तो 15 तुम्हारे आंसर की बन सकते हैं, उसमें से 1/15 तुम्हारा चांस है। तो सोचो तुम्हें मल्टीपल चॉइस में अगर नेगेटिव हो ना तो बिल्कुल कभी मत छूना, अगर तुक्का मारने का मन हो, एकदम ही ब्लाइंड तुक्का मार रहे हो, क्योंकि तुम्हारे 1/4 प्रोबेबिलिटी रहती है अगर तुम सिंगल चॉइस को तुक्का मारते हो, ठीक है। खैर, इन एनी केस यहाँ पे उसके करेक्ट हो जाने का चांस, सक्सेस हो जाने का जो चांस है 1/7 है, और नॉट सक्सेस हो जाने का चांस 6/7 है, ठीक है। तो उसको 10 में से 3 करेक्ट करने हैं, है ना, करेक्ट 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 और इनकरेक्ट 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 इनकरेक्ट, ऐसे 7 बार है, 3 3 6 7, 2 ठीक सर। है। क्या हुआ? अच्छा, 2 ही करेक्ट 2 करने हैं उसको? करेक्ट। 2 करेक्ट है तो बाकी सब इनकरेक्ट है उसका, तो ठीक है ना, 2 करेक्ट करने का 1/7 टू द पावर 2 पॉसिबिलिटी, और 6/7 टू द पावर 8 पॉसिबिलिटी नॉट करेक्ट करने के। जैसे 10 फैक्टोरियल तरीके से इनको तुम आपस में जमा सकते हो, जिसमें 2 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल तरीका तुम्हारा रिडन, मतलब वो सबको हटाने होंगे तुम्हें, है ना, जिसको 10 से 2 भी बोल रहे हैं लोग बार बार, ठीक है। क्योंकि हम लोग को ये सोफिस्टिकेटेड फार्मूला उस समय पता नहीं था, या फिर पढ़ाया नहीं गया था, या फिर हमें कभी माइंड नहीं किया। कम से कम थ्योरी से जेई का पेपर सॉल्व हो जाए, ऐसा मेरा पर्सनल मानना रहता था। ज़्यादा थ्योरी जानने की जरूरत मत पड़े, जितने मेरे एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे मैं कितने सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। इंटरलिंकिंग ऑफ चैप्टर होती तो थोड़ा मज़ा भी आता है। क्या हो रहा है ये? वो क्वेश्चंस को बनाना, जिसको मैं बनाना बोल के छोड़ छोड़ देता हूँ, ऑल इट मीन्स कि वो तुम्हें खुद बनाने हैं, ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो थ्योरी का हिस्सा है जो मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तुम्हारी क्लास में से भीड़ रहती ना 10 15 20 लोगों की, जिनमें कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं वो क्वेश्चंस भी कराता, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है ये। स्टैटिस्टिक्स में मीन एवरेज ये सब निकाला करते हैं, ठीक है। मीन और एवरेज तो एक ही बात है। देखते हैं क्या होता है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेल्स आउट हाउ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सेवरल वैल्यूज ऑफ रैंडम वैल्यू। छोड़ो, देखो यहाँ पे जितनी बातें लिखी गई है ना वो सब कंप्लीटली बेकार रहती हैं। याद रखना ये वाला पोर्शन कंप्लीटली थियोरेटिकल है, समझो अभी तुम्हारे लिए कंप्लीटली थियोरेटिकल। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा ढूंढने जाओगे ना, ठीक है, तो उतना तुम्हें खास मिलेगा नहीं, ना आउटपुट मिलेगा तुम्हें। जो फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं बताऊंगा उतना इनफ रहेगा।
डू नॉट ट्राई टू डू पीएचडी ओवर दिस पार्ट, क्योंकि एकदम प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उस प्रोसीजर को सॉल्व करना होता है हमको। ठीक है, वॉर्म से भी तुम्हारी क्लास नहीं है ना, थोड़ी देर में है। एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू करके चीज होती है, देखते जाना, रुको एक मिनट। ये वाला पार्ट के लिए ना थोड़ा, जब हम लोग वो पढ़े होते हैं, क्या बोलना चाहिए, स्टैटिस्टिक, तो थोड़ा ज़्यादा फायदा रहता है। क्वेश्चंस के थ्रू एक बार समझने की कोशिश करना। देखो देखो मान लो तुम एक ऐसा चीज थ्रो कर रहे हो, समझ लो एक ऐसा डाई थ्रो कर रहे हो जिसमें 7 एजेस है मान लो, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं कोई डाई, बट मान लो ऐसा है 7 एजेस वाला डाई है। तो देखो ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले डेटा में वो ये बताता है कि x इक्वल टू 0 आने का कितना प्रोबेबिलिटी है, x इक्वल टू 1 आने का कितना प्रोबेबिलिटी है। समझ रहे हो? अब ये इक्विलाइकली नहीं है यहाँ पे, तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि डाइस वाले केस में तो सब इक्विलाइकली होते हैं, बट ये कुछ ऐसा एक इवेंट होगा जिसमें ऑल द इवेंट्स आर नॉट इक्विलाइकली। समझ रहे हो ना? तो डाइस की तरह मत सोचो, कुछ और सोचो, जैसे कि 7 नंबर्ड कार्ड उस डेक में कितना है, 6 नंबर का कार्ड उस डेक में कितना है, 5 नंबर का कार्ड उस डेक में कितना है। समझ रहे हो? तो वो डेक में सभी कार्ड बराबर भी नहीं है, और 7 नंबर के अलग नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, 6 नंबर के अलग नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, कुछ रैंडम सी चीज़ है, कोई भी एक चीज़ समझो, है ना? इस तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी दी गई है कि जैसे 3 नंबर का कार्ड पिक करने का प्रोबेबिलिटी के है, 2 नंबर का कार्ड पिक करने का प्रोबेबिलिटी 3 के है। खैर दुनिया में चाहे कैसा भी कार्ड रहे, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन रहे, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कितना निकल करके आएगा ये बताओ? सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ कोर्स 1 निकल करके आएगा। तो ये सबको जब सम करोगे ना तो 1 आना चाहिए। तो एक तो लॉजिक हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है? तो बस इन सबको ऐड कर दो, 3 के, 2 के, 5 के, 6 के, 7 के, 7 के प्लस के स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5, है ना? तो कितना हो गया? 8 के हो गया क्या? 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना? तो के की वैल्यू कितनी आ रही है? ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है? 7 + 8 के इक्वल टू 1। अरे यार क्या है ये, जो भी है गलत तरीके सॉल्व कर दिया मैंने, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे ना अपन तो। इक्वल टू 1 है तो इसको पीछे साइड ले आए, इक्वल टू 0 कर दिए, ठीक है? -b प्लस और माइनस बी स्क्वायर -4ac -4ac अपॉन 2a। तो ये कितना आ रहा है? 9 2 11, 4 3 7 1 8, तो 9 आ गया वहाँ से। माइनस तो लेंगे नहीं, प्लस लेंगे, 9 आया था वहाँ से, तो 9 जब बाहर आ गया तो 2 रह गया। तो समझ रहे होगे ये 1/8 आ रहा है आंसर, ठीक है? अब एक बात होती है प्रोबेबिलिटी लेस देन 3 पे, तो ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी, है ना? देखो क्या बोल रहा है, तब तक की प्रोबेबिलिटी बताओ जब तक तुम्हारा जो रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल नाम सुनकर के डर लग रहा है क्या तुम्हें? इन थ्रोइंग अ डाइस द रैंडम वेरिएबल विल बी, जो वेरिएबल्स है ना, जो आने वाले आउटपुट्स, जो आउटपुट्स आने वाले हैं उन्हीं को रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। रैंडम वेरिएबल इसलिए क्योंकि उसका नाम अभी रैंडमली रख रहे हैं, केस टू केस बेसिस पे उस रैंडम वेरिएबल का नाम अलग अलग हो सकता है।
किसी को डर लग रहा है इन सब चीज़ों से तो बताओ मेरे को। इवेंट ही रैंडम वेरिएबल है ना? इवेंट रैंडम वेरिएबल नहीं है, आउटकम जो है वो रैंडम वेरिएबल है। क्या क्या पॉसिबल हाँ आउटकम्स है, हाँ, जो हाँ। पॉसिबल आउटकम्स है ना। तो ये बोल रहा है कि तब तक की प्रोबेबिलिटी बताओ जब तक जो तुम्हारा जो आउटकम्स है उनमें से एक आग जो आउटकम है वो 3 जिसका नाम रखा है इसने, है ना, उससे कम है। तो ये 3 केसेस आएंगे हमारे केस में। तो 5 के आंसर होगा हमारा, तो 5 के आंसर ये होगा। ठीक है, 6 से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6 से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये दोनों 7 के स्क्वायर। ठीक है, तो 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 × 1/8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। और 3 से 0 ये तो निकाल लोगे फिर ना यार, कोई चीज हो रही है। ठीक है, अब एक बात होती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, इस बात को समझना 2 मिनट आराम से। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। है ना, या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल समझ लो। ठीक है, तो हम लोग कैसे आंसर देते हैं सुनना। हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो एक्साई और उसी का प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट का सम है करके। ठीक है, देखो ये जो कार्ड नंबर्स थे, जिस कार्ड के ऊपर में 0 नंबर लिखा है, जिस कार्ड के ऊपर में 1 लिखा है, 2 लिखा है, सभी अलग अलग अमाउंट ऑफ कार्ड्स थे इनके। तो उनके करस्पॉन्डिंगली उनका उसके करस्पॉन्डिंगली उनका प्रोबेबिलिटी आया था। ठीक है, लेकिन मैं बोलूं कि तुम एक कार्ड जब ड्रॉ करो, ऑन एन एवरेज जब तुम एक कार्ड ड्रॉ करो तो उसमें कितना नंबर एक्सपेक्टेड है तुमसे। ठीक है, व्हाट इज द नंबर विच यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट। ठीक है, अब इसमें कोई बंदा ये बोल सकता है कि जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू हो, ऐसा यही मेरे को एक्सपेक्टेड है, बोल सकता है वो। समझ रहे हो ना, कि मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जिसकी सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी वही मेरे को मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो यार ये एक तरीका हुआ बोलने का कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, बट स्टैटिस्टिकली हम लोग एक नंबर डिफाइन करते हैं जो ये रहता है, ये बताता है कि कैसे बताऊं, इसका इतना फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता यार, हाउ टू टेल दिस थिंग। इसकी ना इतनी सिग्निफिकेंस नहीं रहती जो मैं डिफाइन करने चाह रहा हूँ। चलो इस नंबर को एक बार निकाल करके देखना तुम घर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको करते हैं, बिकॉज थोड़ा सा रह जाएगा वरना ये। ठीक है ना, बट ये उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहलाती है। ठीक है, आज जितना किया है उसके ऊपर मैं कंप्लीट एक्सरसाइज को बनाना बेसिकली ये जो पोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स वाला, इसको छोड़ करके कंप्लीट शीट को बनाना। कल फिर से मैथ्स की क्लास रहेगी।